10 कक्षाएं पढ़ चुके हैं, जिसमें हम संविधान सभा, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के भाग, संविधान की विशेषताएं और संविधान का पहला भाग भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमें संविधान का दूसरा भाग पढ़ना है। यह है भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसमें प्रावधान है नागरिकता के बारे में। नागरिकता के संबंध में प्रावधान है। और इससे पहले 2 सवाल आपसे हैं जो हम पढ़ चुके हैं, उसके रिवीजन के लिए। ये सवाल वे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संविधान सभा जब कानून निर्माण के लिए बैठती थी। संविधान सभा के 2 काम थे, एक कानून का निर्माण और एक संविधान का निर्माण। तो जब वो कानून के निर्माण के लिए बैठ रही है तो इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन कर रहा है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा BN राव, और तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चौथा है सरदार पटेल। तो इसमें से सही उत्तर आपको बताना है कि कानून निर्माण के लिए कौन करती है। और जब कानून निर्माण होता है तब अध्यक्षता कौन करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न इसी में से बनाया है कि संविधान सभा जब संविधान निर्माण के लिए बैठ रही है तब इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्षता कौन कर रहा है आपने पढ़ लिया है, विचार कर लिया होगा। तो इसका ऑप्शन सही है यहाँ BN राव। जब कानून निर्माण करती है संविधान सभा तब अध्यक्षता करते हैं BN राव, और वही संविधान सभा जब संविधान का निर्माण करती है तब इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और BN राव 2 व्यक्ति हैं, संविधान सभा की अध्यक्षता करते हैं अलग अलग समय पर। जब कानून निर्माण करेगी तो BN राव, संविधान का निर्माण कर रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल कई बार आता है, संविधान के विद्यार्थियों के लिए याद रखने वाली चीज है। अब आगे बढ़ते हैं हम भाग 2। भाग 1 पढ़ा था हमने 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, उसमें है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब भाग 2 में है नागरिकता, कि कौन लोग नागरिक होंगे, नागरिकता कैसे मिलेगी, इस बारे में प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक। संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, सभी जानते हैं। संविधान बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ये वाले प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जबकि बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो कई बार प्रश्न आया है कि नागरिकता के संबंधित प्रावधान कब लागू हो गए। तो नागरिकता का प्रावधान लागू हो जाता है 26 नवंबर 1949। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। निम्नलिखित में क्या है? सभी प्रकार की विधायिकाओं के लिए, विधायिका चाहे वो संसद हो, केंद्र में संसद है, राज्य में विधानसभा है, और नीचे स्तर पर आएंगे नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें हैं। तो किसी भी, ये सब विधायिका ही हैं। किसी भी तरह की विधायिका के लिए चुनाव केवल भारत का नागरिक ही लड़ सकता है। कोई डाउट नहीं, कहीं भी पूछ ले कौन कि भाई ग्राम पंचायत का चुनाव कौन लड़ेगा, नगर पालिका का कौन लड़ेगा, तो नो डाउट जो भी भारत का नागरिक होगा वही चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट, विधायिकाओं में मत देने का अधिकार। चुनाव भी भारत का नागरिक ही लड़ेगा और मत भी भारत का ही नागरिक देगा। विदेशी नागरिकों के लिए यह अधिकार नहीं है। उच्च पदों पर चुने जाने का अधिकार। उच्च पद कौन से? कोई सरकारी सेवा का हो, चाहे राष्ट्रपति का पद सबसे उच्च पद है, तो वहां पर भी भारत का नागरिक ही जाएगा। मंत्री होगा कोई, वो भी भारत का नागरिक ही बनेगा। प्रधानमंत्री होगा, भारत का नागरिक होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा, वो भी भारत का ही नागरिक होगा। तो उच्च पदों पर चुने जाने का अधिकार केवल भारतीयों को है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सभी मूल अधिकार। जो मूल अधिकार है, इसके बाद का चैप्टर मूल अधिकार का आएगा 1236 वाला, अनुच्छेद 1236। जो नेक्स्ट आएगा भाग 3, उसमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं वे मूल अधिकार भारतीयों को प्राप्त हैं। विदेशी नागरिकों को वे मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। कुछ प्राप्त हैं विदेशियों को भी, परंतु भारतीयों को सभी मूल अधिकार प्राप्त हैं। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं।
संविधान लागू होते समय, जब संविधान लागू हो रहा है तब की बात है कि लागू होते समय कौन लोग नागरिक हैं और कौन लोग नागरिक नहीं है, इस संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो कौन लोग नागरिक हैं, ये बात 5, 6 और 8 अनुच्छेद में है कि संविधान लागू होते समय भारत के नागरिक के संबंध में प्रावधान 5, 6 और 8 में है और में दिए गए हैं। और तथा नागरिक नहीं होंगे, जो नहीं होंगे वे प्रावधान 7 और 9 में दिए गए हैं। नागरिकता कैसे मिलेगी, इसके लिए अनुच्छेद 5, 6 और 8 है। तो अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 5 कहता है अधिवास से नागरिकता, अधिवास से नागरिकता। तो अधिवास का मतलब है कि जो लोग भारत में रह रहे हैं और भविष्य में रहने का इरादा रखते हैं, वो उसका वे है अधिवास के। तो वे लोग जिनका अधिवास भारत में है, मतलब भारत में रह रहे हैं, और जिनका जन्म भारत में हुआ है, अथवा जिनके माता पिता खुद ना हो, माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो और पिछले 5 वर्षों से सामान्यतः भारत में रह रहा हो। कि भारत में रहना जरूरी है, यानी कि जन्मा था चला गया कहीं, तो वहां भारत में रहना उसके लिए जरूरी है 5 वर्षों से सामान्यतः है। यहाँ अधिवास का तात्पर्य क्या है कि वह व्यक्ति भारत में रह रहा हो और भविष्य में रहने का इरादा रखता हो। जब विभाजन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान से भी आए थे भारत में, उनके संबंध में भी प्रावधान है। तो पाकिस्तान से प्रवास करके आने वाले लोगों के लिए नागरिकता, यह है अनुच्छेद 6, और यहां था हमारा अनुच्छेद 5। अधिवास से नागरिकता का प्रश्न पूछता है कि अधिवास से नागरिकता किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 5, और पाकिस्तान से प्रवास करके आने वाले लोगों के लिए नागरिकता है अनुच्छेद 6। तो एक तारीख दी गई थी 19 जुलाई 1948। ये तारीख क्यों दी गई थी अभी बताएंगे आगे। 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान से प्रवास करके, मतलब जो हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आया, जो क्षेत्र, वहां से जो प्रवास करके भारत में चले आए, जो स्वयं, उनके लिए कंडीशन क्या है, या तो स्वयं या उसके माता पिता या पितामह पितामही, दादा और दादी, अथवा माता में मातामही, नाना नानी में से कोई एक 1935 का एक्ट, 1935 के एक्ट के अंतर्गत भारत में जन्मा हो, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये बात हुई अनुच्छेद 6 में। आप इसको नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तारीख बताई थी 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले जो आ गया था उसकी नागरिकता के बाद हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब है 19 जुलाई को आया हो, 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद जो कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया है, तो उसे क्या करना है, भारत के पंजीकरण अधिकारी के समक्ष, भारत का पंजीकरण अधिकारी के समक्ष स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कराना आवश्यक था। केवल पंजीकरण कराने से काम नहीं चलेगा, जो इससे पहले ऊपर शर्तें बताई थी कि उसके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, वे शर्तें भी पूरी करनी जरूरी है 1935 के एक्ट के तहत। ऊपर वाली शर्तों के साथ अगर कोई 19 जुलाई 1948 को आता है तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है भारत विदेशों में रहने वालों को नागरिकता। कुछ ऐसे लोग भी थे जो उस समय भारत में नहीं थे, वो बाहर रह रहे थे, तो उनको नागरिकता कैसे मिली है, उनके लिए क्या प्रावधान था। तो भारतीय मूल के वे नागरिक जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में निवास करते हो, संविधान लागू होते समय भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। कैसे मान लिए जाएंगे, बशर्ते वे उस देश में भारत के राजनयिक, जो राजदूत होता है, हर एक देश में राजदूत है हर देश का, तो उसी की बात कर रहे हैं, भारत के राजनयिक प्रतिनिधि के समक्ष स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करा लें। कोई भारत में है, इससे बाहर किसी भी देश में है, तो वहां जो भारत का राजदूत है उसके समक्ष, भारत के राजनयिक के प्रतिनिधि के समक्ष, राजदूत का प्रतिनिधि के समक्ष स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कराना जरूरी था। तो नागरिकता के संबंध, नागरिकता लेने वाले प्रावधान थे, अनुच्छेद 5, 6 और 8। 5 में था अधिवास के द्वारा नागरिकता,
फिर था पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता, और अनुच्छेद 8 था विदेशों में रहने वाले लोगों को नागरिकता। हम बात कर रहे थे 19 जुलाई 1948 की तारीख क्यों दी गई, तारीख 20 जुलाई क्यों नहीं दी गई और 48 ही क्यों दी गई? तो इसके पीछे का कारण यह है, जब माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया गया, तो उसके बाद 5 जुलाई को ब्रिटेन की संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया 5 जुलाई 1948 को, 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को ब्रिटेन संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया, और इस अधिनियम पर साइन करता है, किसके साइन होंगे? केवल पारित करने से काम नहीं चलता, किसी भी कानून का भारत में राष्ट्रपति के साइन होने जरूरी है, और ऐसे ब्रिटेन में ब्रिटेन के क्राउन के साइन होने जरूरी हैं। जब तक क्राउन के साइन नहीं होंगे कोई अधिनियम बेकार है। तो 18 जुलाई 1947 को क्राउन है जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी, अपने साइन कर दिए। 18 जुलाई 1947 को क्राउन के साइन होते हैं। अब बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो गया कि अब विभाजन हो गया, अब कोई रोकने वाला ताकत नहीं है। तो इसी दिन से 1 वर्ष का समय दिया गया है, 1 वर्ष का समय दिया गया है यहां से, कि भाई जो भारत से, जो पाकिस्तान के क्षेत्र से भारत में आना चाहता है वो लौट के आ जाए। 18 जुलाई 1947 से 19 जुलाई 1948 1 वर्ष हो जाता है, तो 1 वर्ष का समय दिया गया है, इसीलिए यह तारीख 19 जुलाई 1948 दी गई है पाकिस्तान से आने वालों के लिए। आगे चलते हैं, कौन लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे? इस संबंध में अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 9 प्रावधान करते हैं कि कौन लोग नागरिक नहीं होंगे। तो जो नहीं होंगे उनके लिए है कि जो 1 मार्च 1947 को 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चला गया, भारत से प्रवास करके पाकिस्तान चले गए, भारत के नागरिक नहीं होंगे। कोई चला गया था फिर लौट आता है, जरूरी नहीं कि चला गया तो चला ही गया, उसका मन करा कि यार नहीं इंडिया अच्छा है, मैं अपने भारत में चल रहा हूं, तो उसके लिए फिर है। परंतु इस प्रकार जाने वाला कोई व्यक्ति पुनःवास परमिट, दूसरी व्यवस्था दी गई है पुनःवास परमिट की, तो पुनःवास का परमिट जो व्यवस्था है वो उन लोगों के लिए है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे फिर लौट के आ रहे हैं, तो उसके लिए है पुनःवास परमिट। पुनःवास परमिट के तहत भारत लौट आता है, उसे नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। आप इसको नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा, वे नागरिक जो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं उनकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो भारत की नागरिकता मेरी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 10, नागरिकता का जारी रहना। जिन लोगों को 5, 6 और 8 के तहत जो नागरिकता मिली हुई है, 5 में था अधिवास के द्वारा, 6 में पाकिस्तान से आने वालों के लिए और 8 में विदेशों में रहने वालों के लिए नागरिकता जिन्हें मिली हुई है उनकी नागरिकता आगे भी जारी रहेगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 11, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। नागरिकता के बारे में कोई भी कानून अगर बनाना है तो संसद बनाएगी। संसद ने इस अधिकार का प्रयोग करके, संसद ने अनुच्छेद 11 के अधिकार का प्रयोग करके 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। इस अधिनियम में अब तक भारतीय नागरिकता अधिनियम
1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है, 6 बार संशोधन हुआ है। और आखिरी का संशोधन है इसमें है CAA वाला, जो कि 2019 में हुआ था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किसी व्यक्ति को नागरिकता 5 प्रकार से मिलेगी। कौन से प्रकार हैं? जन्म से नागरिकता, हमारा जन्म भारत में हुआ, हमारे माता पिता भारत के नागरिक थे, हम भी भारत के नागरिक मान लिए गए। नेक्स्ट है पंजीकरण से नागरिकता, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने विदेश की महिला से शादी की, उसकी जो पत्नी होगी उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसमें भारतीय नागरिकों की विदेशी पत्नियां, भारतीय नागरिकों की विदेशी पत्नियों को जो नागरिकता का प्रावधान है वो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलती है उन्हें। भारत की प्रसिद्ध महिला है, सभी नाम जानते हैं, सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी। उन्हें नागरिकता जो मिली हुई है वो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिली हुई है। नेक्स्ट है देशीकरण से नागरिकता, कोई व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, लगातार रह रहा है, भारत की संस्कृति में, भारत के धर्मों में पूरी तरह से रम चुका है, उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके लिए 11 वर्ष का समय है। अगर वो 11 वर्ष से भारत में रह रहा है तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर देगा। जरूरी नहीं कि मिल ही जाए, आवेदन करेगा, आवेदन पास भी हो सकता है और आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसमें देशीकरण से नागरिकता के लिए 11 वर्ष भारत में निवास करना जरूरी है। नेक्स्ट है वंशकरण से नागरिकता, तो जो व्यक्ति भारत से बाहर किसी देश में रह रहे हैं उनके जो उनके पूर्वज अगर भारत के नागरिक थे तो वे भी भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे, उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। नेक्स्ट है किसी भूभाग के भारत में मिलाए जाने पर नागरिकता, कोई भूभाग जो भारत में नहीं है वर्तमान में और वो भारत में मिला लिया जाएगा भविष्य में, तो जो वहां के निवासी हैं उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे सिक्किम को भारत बाद में मिलाया गया है तो सिक्किम के लोगों को नागरिकता मिल गई, गोवा को बाद में मिलाया गया तो गोवा के नागरिकों को भी नागरिकता भारत की मिल गई। इसमें जरूरी नहीं कि सभी को नागरिकता मिले, इसमें प्रावधान यह है कि राष्ट्रपति उन लोगों को नागरिकता देगा जिन्हें देना उचित समझे। उनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो भारत विरोधी लोग हों, तो भारत विरोधी वालों को नागरिकता नहीं मिलेगी। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब तक हम देख चुके हैं कि नागरिकता कैसे ली जाएगी। अब देखना है कि नागरिकता का त्यागना कैसा है। 1955 का जो अधिनियम है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 3 प्रकार से नागरिकता भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 3 प्रकार से नागरिकता का त्यागी जा सकती है। नागरिकता का त्याग, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, इसमें है स्वेच्छा से घोषणा कर सकता है कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ता हूं, तो उसकी नागरिकता खत्म। नेक्स्ट, नागरिकता से वंचित किया जाना, कि वंचित किसे किया जाएगा? जिस व्यक्ति को देशीकरण से नागरिकता मिली थी, देशीकरण से जिसे नागरिकता मिली है, यदि कोई भारत विरोधी कार्य करता हुआ पाया जाएगा तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जो और थे, वंशक्रम वाले थे, जन्म वाले थे, उनकी नागरिकता ली नहीं जाएगी, उन पे तो स्वेच्छा से ही कर सकते हैं। पर जिन्हें देशीकरण से नागरिकता दी गई थी उनकी नागरिकता वापस ले ली जाएगी। ऐसे लोग जो किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं उनकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 का ही प्रावधान है। इसी को भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में भी रखा गया है। नागरिकता के संबंध में प्रावधान पूरा हो गया है। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा। सभी एग्जामों में इसमें से अगर कोई सवाल आएगा तो इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। आज के लिए इतना ही। आप इसके नोट्स बनाते चलें और अगली क्लास में मिलेंगे मूल अधिकारों के साथ। धन्यवाद।